विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 17 की। गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं? यानी गर्मियों के दिनों में वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे हमें ठंडक या शीतलन महसूस क्यों होती है? पेड़ पौधे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसके कारण पत्तियों से जलवाष्प बूंदों के रूप में बाहर निकलती है, जो वायु में मिलकर वायु का तापमान कम कर देती है। यानी पौधे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी को वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकालते हैं, जिसके कारण जल वाष्प जो होती है, पानी की बूंदें जो होती है, वो पौधे के चारों तरफ है, वो अधिक मात्रा के अंदर होती है। और उन पानी की बूंदों के कारण हम जब किसी पेड़ पौधे के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है? यानी मनुष्य का जो आमाशय है, जिसे हम भोजन की थैली कहते हैं, उसके अंदर श्लेष्मा का आंतरिक मोटा स्तर पाया जाता है। क्यों? देखिए, आमाशय की आंतरिक दीवारें हैं, वो जठर रस स्रावित करती है, या HCl कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो स्रावित करती है। तो मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है, जो जठर रस से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। यानी ये भित्ति क्या करती है? आमाशय के अंदर की जो दीवारें जठर रस स्रावित करती है, वो जठर रस भोजन का पाचन करता है। तो कहीं न कहीं ये आमाशय की आंतरिक दीवार का पाचन न करें, उस दीवार को सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक स्तर है वो श्लेष्मा का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हरे पेड़ पौधों को स्वयंपोषी क्यों कहा जाता है? हरे पेड़ पौधों को स्वयंपोषी क्यों कहा जाता है? पहले तो बात है कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो अपना पोषण या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वे फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के माध्यम से अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? यानी जीवों के अंदर होने वाला प्रक्रम। तो जीवों के अंदर कौन सा प्रक्रम होता है? देखिए, जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, जो प्रक्रम सम्मिलित रूप से सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी जैव प्रक्रम है जीवों को या सजीवों को जीवित रखने के लिए सजीवों के शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की या सजीवों के शरीर के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम जो होते हैं, प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे श्वसन करना है, पोषण करना है, उत्सर्जन करना है, ब्लड का सर्कुलेशन होना है, ये सारी चीज़ें किस में होती है? एक सजीव के अंदर होती है, कभी भी निर्जीव में नहीं होती है। इन सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम, जीव के अंदर होने वाले प्रक्रम, इनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इनको इस ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि वो सभी प्रक्रम जो सजीवों का अनुरक्षण यानी सजीवों को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय व अवायवीय श्वसन में दो अंतर लिखिए। यानी वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। यानी ऐसे भी श्वसन हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, वो अवायवीय श्वसन कहलाते हैं। दूसरा अंतर है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में किसका पूर्ण विखंडन होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, C6H12
और 6 का। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी कंप्लीट उसका विखंडन नहीं होता है। विखंडन का मतलब है जटिल अणु से सरल अणु में बदलना। अंतर नंबर 4 है वायवीय शोषण में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। यानी वायवीय शोषण के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम शोषण करते हैं और हम शोषण में ऑक्सीजन लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है वो प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। जबकि अवायवीय शोषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और अंतिम जो उत्पाद बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड या एथेनॉल। तो ये 3 अंतर है, इसको इंडेक्स बना करके अपने को अंतर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है वो करता है, जिसमें मुख्य जो अंग होते हैं वो वृक्क, मूत्रनलिका और मूत्राशय होते हैं। जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 17। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 18 की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप का एक सही अनुक्रम है? यानी प्रतिवर्ती चाप जो होता है उसका सही अनुक्रम कौन सा है, यानी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर के समाप्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो दे जो है इसका है ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर है। पहला है ग्राही, समझना इस चीज़ को। उसके बाद है संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद है मेरुरज्जु, उसके बाद है प्रेरक न्यूरॉन और उसके बाद है पेशियाँ। देखिए नंबर 1 क्या है, संवेदी अंग। एक नंबर क्या है, एक नंबर है ग्राही, यानी हमारे शरीर का कोई भी अंग जिसके ऊपर प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, कोई पिन चुभती है तो सबसे पहले प्रभावित कौन होता है? ग्राही अंग प्रभावित होता है। जैसे हमारी अंगुली की पिन चुभती है तो हमारा ग्राही क्या है? अंगुली है। ये अंगुली के अंदर जो पिन चुभती है, जो दर्द होता है, वो दर्द की सूचना है वो मेरुरज्जु तक ले जाने वाला जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका नाम है संवेदी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये सूचना को ग्राही अंग से लेती है यानी अंगुली से लेती है और किसके पास पहुंचाती है? मेरुरज्जु के पास पहुंचाती है। किसके पास पहुंचाती है? मेरुरज्जु के पास पहुंचाती है। और मेरुरज्जु क्या करती है? जो उसको सूचना मिली है संवेदी तंत्रिका कोशिका से या संवेदी न्यूरॉन से, उसका एनालिसिस करती है और एनालिसिस करने के बाद वापस ये किसको आदेश देती है? प्रेरक न्यूरॉन को। इसको प्रेरणा देती है, इसको आदेश देती है, उसको निर्देशित करती है कि आप जाइए और जाकर के जिस अंग पर हमें सूचना प्राप्त हो रही है उसकी पेशियों को आदेश दीजिए। तो ये प्रेरक न्यूरॉन क्या करता है? किसको आदेश देता है? पेशियों को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? कि पेशियों में संकुचन कीजिए और संकुचन करके उस अंग को वहाँ से हटाइए। फिर पेशियाँ संकुचित होती है, जैसे हाथ की पेशियाँ संकुचित होती है, हम हाथ को पीछे हटाते हैं तब हमारा पिन चुभना या जलना या गर्म पानी जो भी है उससे हमारा हाथ है वो हट जाता है, यानी उद्दीपन से ग्राही है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसके 5 स्टेप है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इन 4 स्टेप के माध्यम से कोई भी सूचना हमारे ग्राही अंग से मेरुरज्जु तक जाती है और मेरुरज्जु से वापस ये सूचना उस अंग तक आती है। ये जो भी कार्य है ये कार्य मेरुरज्जु के निर्देशन के अंदर होता है, न कि मस्तिष्क के निर्देशन के अंदर होता है, क्योंकि मेरुरज्जु से ये कार्य बहुत त्वरित गति से होता है। इसीलिए प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग मेरुरज्जु के माध्यम से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप रफ कॉपी में कम से कम 2-3 बार बना करके इसको अच्छी तरह से याद करें। कोई भी डायग्राम होते हैं उस डायग्राम के 3 पार्ट होते हैं,
बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जब भी डायग्राम आपको पूछा जाता है तो डायग्राम के 3 पार्ट होते हैं, वो 3 पार्ट आपको लिखने ज़रूरी है। सबसे पहला तो है डायग्राम बनाना, एक पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट है उसका नामांकित करना। नामांकन किए बिना वो डायग्राम चेक करने वाला कभी नहीं मानता है कि ये मस्तिष्क है। जो भी हमारी कॉपी चेक करता है वो ये नहीं मानता है कि ये मस्तिष्क है। वो कब मानेगा? जब हम तीनों जो इसके पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट डायग्राम बनाना, सेकंड पार्ट इसका नामांकन करना, और थर्ड पार्ट इसके नीचे हम लिखें चित्र मानव मस्तिष्क। ये शब्द हमें कहता है कि मैंने जो चित्र बनाया वो मानव मस्तिष्क का है। तो ये 3 पार्ट है कोई भी डायग्राम के अपने को कंप्लीट करना होता है, तब हमारा जो डायग्राम है वो प्रॉपरली राइट माना जाता है। देखिए इसके अंदर एक मानव मस्तिष्क का डायग्राम दिया हुआ है और इसको हमें नामांकित करना है। नंबर 1 है प्रमस्तिष्क, तो ये प्रमस्तिष्क है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर दृढ़ पटल, तो ये यहाँ दृढ़ पटल है, यानी हमारा मस्तिष्क है वो 3 प्रकार की कठोर लेयर होती है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। क्यों? हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे अभिन्न या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर का कंट्रोल रूम होता है, इसलिए इसकी 3 परतों के अंदर है वो सुरक्षित रहता है। एक परत, फिर उसके बीच एक द्रव भरा होता है जिसको धूसर द्रव्य कहते हैं, फिर दूसरी परत और फिर तीसरी परत। तो पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी के मध्य एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको धूसर द्रव्य कहते हैं। वो द्रव क्या करता है? बाह्य आघातों से हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा का काम करता है, जिसको हम सम्मिलित रूप से दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये बाह्य इसकी परतें हैं। तीसरा है हाइपोथैलेमस, ये 3 नंबर हाइपोथैलेमस यहाँ है। ये हमारे शरीर का मस्तिष्क का जो 3 नंबर पार्ट दिया हुआ है ये हाइपोथैलेमस है। और 4 नंबर है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। ये 4 नंबर से ये नामांकित की हुई है। ये मटर के दाने के समान मस्तिष्क में उपस्थित होती है, इसीलिए हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि है वो कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जबकि आकार है वो सबसे छोटा होता है, बहुत छोटे आकार की मटर के दाने के समान की होती है। लेकिन बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो इनसे सीक्रेट होते हैं, लगभग 20+ हार्मोन है वो सीक्रेट करती है ना, स्रावित करती है। और बाकी जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जैसे एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करती है। नंबर 5 है थैलेमस, ये थैलेमस 5 नंबर पॉइंट है, ये यहाँ बताया गया है। देखिए 6 नंबर पार्ट है मेरु रज्जु, ये 6 नंबर मेरु रज्जु जिसका मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को संपन्न करवाना। 7वां है अनुमस्तिष्क, जो हमारे जो माइंड के डाटा होते हैं उस डाटा को संरक्षित करने का काम करता है। ये प्रमस्तिष्क के पास उपस्थित होता है। प्रमस्तिष्क है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो सोचने का, समझने का, फैसले ले लेने का, विचार करने का, ये सारे कार्य हैं वो प्रमस्तिष्क के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी काम है वो अनुमस्तिष्क करता है। 8वां पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा, ये हमारे शरीर को ताप है, भूख है, ठंड है, इन सब का अनुभव करवाने वाला मेडुला ओब्लंगेटा होता है, जो ये मस्तिष्क के वो मेरुरज्जु के ऊपरी भाग में यहाँ पाया जाता है। और ये है मध्य मस्तिष्क, जो हमारे मस्तिष्क के बीच का पार्ट होता है, इसीलिए इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मस्तिष्क, जिसका चित्र और ये नामांकन, और जैसा मैंने बताया वैसा इसका यदि वर्णन पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क के चित्र बनाते हुए उसका वर्णन कीजिए, तब हमें वर्णन करना है। केवल चित्र पूछा है तो इस प्रकार चित्र बना करके उसको नामांकित करके उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली उनकी शाखाओं के शीर्ष क्यों काट देता है? देखिए परहों के शीर्ष भाग की कलिकाओं की उपस्थिति में पार्श्वीय और कक्षस्थ कलिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। इस लक्षण को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। शीर्ष कलिकाओं को काटने पर पार्श्व कलिकाएं हैं वो वृद्धि करती
परोह, परोह कहते हैं तना को, विज्ञान की भाषा में इसको परोह कहा जाता है, जिसे स्टेम कहा जाता है, STEM, स्टेम, स्टेम यानी परोह। परोह किसी भी प्लांट का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर फूल, फल, टहनियाँ और पत्तियाँ एक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है जड़। जड़ और इन पार्टों के बीच का जो कनेक्टिविटी पार्ट होता है उसको परोह कहा जाता है। तो परोह के जो ऊपर की कलिकाएं होती है वो हमेशा ऊपर की ओर गति करती है या ऊपर की ओर वृद्धि करती है। ठीक है। अब इसके पार्श्व की जो कलिकाएं हैं उनको वृद्धि करने नहीं देता है, इसके कक्ष में जो कलिकाएं हैं उनको वृद्धि करने नहीं देता है। यानी परोह हमेशा क्या होता है, शीर्ष प्रमुखता का गुण होता है इसमें, यानी वो शीर्ष ऊपर की तरफ वृद्धि करवाता है। किसी भी प्लांट में ये गुण पाया जाता है, यानी वो उसकी शीर्ष भाग को वृद्धि करवाता है। और इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन, और वो ऑक्सिन क्या करता है, शीर्ष भाग को ऊपर की तरफ वृद्धि करवाने का कार्य करता है। इसकी सेल डिवीजन है वो स्पीड से होती है क्योंकि इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन्स भी उपस्थित होता है। जब इसकी पार्श्व कलिकाओं को बढ़ाना है, जब इसकी कक्ष में लगी हुई कलिकाओं को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, परोह के ऊपरी भाग का जो टॉप पार्ट होता है उस टॉप पार्ट को काट दिया जाता है। और जब टॉप पार्ट को काटते हैं तो इसके अंदर जो साइटोकाइनिन एंड जो ऑक्सिन हार्मोन है वो उन कलिकाओं के अंदर काटने से हट जाता है। अब परोह उसके पार्श्व भाग में, उसके कक्ष भाग में वृद्धि करता है। इसीलिए मेहंदी का जो पौधा है उसमें पत्तियां काम में ली जाती है, और पत्तियों वो पार्श्व में और कक्ष के अंदर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, परोह का भाग टॉप पार्ट है उसको काट दिया जाता है। इसीलिए माली क्या करता है, टॉप पार्ट को काट देता है तो पार्श्व वृद्धि होती है और कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि होती है। इसीलिए मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी करने के लिए माली है वो परोह पार्ट को हटा देता है या काट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा लंबाई में तो सामान्य वृद्धि कर रहा है लेकिन उसके पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे की पार्श्व वृद्धि को रोकता है। अभी हमने बात की थी, उसके अंदर किसका छिड़काव कर दिया गया है, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया गया है। किसी भी प्लांट की लंबाई में वृद्धि करवानी होती है तो क्या करना पड़ता है, उसमें ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करना पड़ता है। ऑक्सिन हार्मोन को जो टॉप कलिकाएं होती है, कच्ची जो कलिकाएं, इस पौधे के प्लांट के सबसे टॉप की कलिकाएं यानी ऊपर की जो कलिकाएं होती है जिसे हम कच्ची कलिकाएं जिसे हम कहते हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और अपनी वृद्धि है वो बढ़ा देती है। इसका सेल डिवीजन बढ़ जाता है। उसमें पार्श्व की कलिकाएं वो वृद्धि नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्तनी की आउटो ग्रंथि को निकाल दे तो कौन सा दुष्प्रभाव है वो पड़ता है? तो आउटो ग्रंथि को निकालने पर देखिए, आउटो ग्रंथि को निकाल दे तो शरीर में थकान, सुस्ती, मानसिक अवसाद जिसको हम अपनी भाषा में टेंशन कहते हैं वर्तमान, ठंड लगना, वजन बढ़ना, त्वचा सूखी होना, बाल झड़ना, कब्ज होना आदि प्रकार के लक्षण है वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यदि हमारे शरीर से आउटो ग्रंथि को निकाल दिया जाता है तो थकान है, सुस्ती है, मानसिक अवसाद है, ठंड लगना है, वजन बढ़ना है, त्वचा का सूखी होना है, बाल झड़ना है, कब्ज होना है, इस प्रकार के लक्षण है वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 17 और 18। मेरे इस चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।